हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं पीरियोडिक के अगले टॉपिक के बारे में, पर उसके पहले हम आज एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल हमने बात करी थी कि हमने देखा था कि कैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करी थी। अब उसी बेसिस पर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। हमने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज के बारे में पढ़ा था। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास एलिमेंट गिवन है ए और एलिमेंट बी, और आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर ये 4 आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है सक्सेसिव। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि विच इज द मोर स्टेबल आउट ऑफ A+4 एंड B+4। तो अब आप कैसे बताओगे कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होने वाला है। तो जब आपको स्टेबिलिटी बतानी होगी तब आप क्या करोगे, जो फर्स्ट वाला है आपका यहाँ पर, जैसे आपके पास फर्स्ट में पूछा गया है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपको बताना है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बताना है। तो +4 में पहुंचते पहुंचते क्या है कि आपको सबको ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप सबको ऐड करोगे तब क्या होगा कि A+4 है जो, उसमें क्या होगा आपके पास, सबको जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 15 + 12 + 20 + 25। इसको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा, यहाँ पर आपके पास आया 12 और फिर आया 4 5 6, ये आपके पास 72 कुछ आएगा। इसी तरीके से जब आप इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सारी कैलकुलेट करोगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तब क्या होंगी आपके पास 12 + 18 + 22 और +17। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, 17 + 2 और यहाँ पर आपके पास आ रहा है 19, और फिर उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास 3 4 5 और ये 6। तो ये आपके पास, ये क्या है, आपको किलो जूल पर मोल में गिवन है। ये किलो जूल पर मोल में आपको गिवन है। तो यही आपके पास जब ऐड हुई तो ये वाली वैल्यूज आपकी भी क्या होंगी, किलो जूल पर मोल में ही आ रही होंगी। तो हमें पता है कि जैसे इसमें क्या है कि जो +4 पहुंचने में आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी 72 है, और B+4 के केस में आपकी 69 है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंस था, जिसमें अगर आपकी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लग रही है मतलब वो कम स्टेबल होगा। यानी कि दूसरी तरीके से आप जब सोचें, इसको बनाने में आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, मतलब ये जल्दी बन जा रहा है। जल्दी क्यों बन जा रहा है, स्टेबल है। इसी वजह से क्या है कि ये वाला जो होता है आपका B+4, इट इज मोर स्टेबल देन A+4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वाला में क्या हो जाता है कि B+4 जो है ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू A+4, क्योंकि हमने ये कैसे बताया, आयोनाइजेशन एनर्जीज को हमने ऐड करके बताया। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन में नंबर 2 पे पूछा गया है कि सेम ही आपको बस +2 और A+2 और B+2 से आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल रहने वाला है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको दो आयंस को ही निकालना है। तो अब आप इस केस में क्या करोगे, A+2 तक की आयोनाइजेशन एनर्जीज को ऐड करोगे। तो आप यहाँ पर 15 और +12 ये ऐड करोगे। 15 और +12 आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 27। उसी तरीके से जब आप B+2 के निकालते हो तो B+2 आपके पास आ जाता है 12 + 18। तो ये 12 और +18 ये आपके पास हो जाता है 30 किलो जूल्स पर मोल। तो आप इस केस में जब आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या है, A+2 के केस में 27 और B+2 के केस में आपके पास 30 आ रही है। तो ओवरऑल दोनों से जब आप कंपेयर करते हो तो आपके पास इसमें कम आने की वजह से आपका A+2 है ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू B+2। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर आ जाता है, यहाँ पर जब आप स्टेबिलिटी की बात करते हो तो यहाँ पे आपके पास A+2 जो है इट इज मोर स्टेबल देन B+2। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अब आप जब थर्ड केस में आपके पास क्या पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, A+4 या B+4। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब आप बात करते हो, हमने इन दोनों के केसेस में देखा था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, आपका A+4 जो है और B+4 में से आपका B+4 जो है वो ज्यादा स्टेबल था। तो B+4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपकी एज कंपेयर टू A+4 से ज्यादा स्टेबल है।
तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि ये खुद रिड्यूस होगा। तो अब अगर आपका यहाँ पर A+4 जो है ये आपका कम स्टेबल है, तो ये क्या होगा, उस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं है, यानी कि ये कहीं दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस होगा, यानी कि या +2 में या +3 में जिसमें भी होगा ये रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखेगा ज्यादा एज कंपेयर टू B+4, क्योंकि ये कम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है एज कंपेयर टू B+4 के केस में। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको इसी वजह से ये स्टेबिलिटी जो है आपकी, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ B इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू A इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसी वजह से क्या होता है आपका, जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हो, आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो आपका यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो जल्दी रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखेगा। यहाँ पे कौन जल्दी रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखेगा आपका, यहाँ पर आपका A+4 जो है ये ज्यादा जल्दी रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब बात करते हो तो A+4 जो है आपके पास ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू B+4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं अपने आज के नए टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का नया टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हमें समझना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। यहाँ पर मैंने इसके सेंटेंसेस लिख रखे हैं जिससे आपका टाइम बचे और हम अपने चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट कर पाए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम टर्म ही होते हैं, इसमें बस एक छोटा सा माइनर डिफरेंस होता है। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ये होती है आपकी टेंडेंसी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन योर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गेट अटैच्ड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई आपका एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होके आपका एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज बनती है, और इस प्रोसेस में जो भी आपकी एनर्जी रिलीज होती है उसको आप कहते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपकी हमेशा एनर्जी रिलीज ही होती है, इसी वजह से आपके पास ये वैल्यू जो है हमेशा नेगेटिव ही आती है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। और जबकि आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, इसमें भी आपका एक इलेक्ट्रॉन ऐड ही होता है, बट यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, बस यही डिफरेंस होता है दोनों में। और यहाँ पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। एंड इट इज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो यही होती है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। इसमें क्या होता है, अब हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, कि क्या हम समझे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कोई न्यूट्रल एटम हमने देखा था, न्यूट्रल एटम में आपकी एनायन फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आया और एक आपका एनायन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, ये क्यों नेगेटिव होती है, आप जैसे समझो कि एक एटम है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब उन्हीं इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब क्या होता है, जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया और बाकी ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो उनमें आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टाइप का होने लगता है, तो थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो उसको अनस्टेबिलिटी को सही करने के लिए वो एटम क्या है, स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है, तो क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आती है। तो यही होती है आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहाँ पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हमेशा वैल्यू नेगेटिव ही होती है। दूसरा क्या, कि जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी ही आपकी ईज होगी आपकी एनायन को फॉर्म करने की। यानी कि अगर आपको नेगेटिव में वैल्यू दी हुई है, लेट अस सपोज यहाँ पर आपको एग्जांपल है कि एक ये वाला एटम है M1, इसकी आपकी -70 और M2 एटम जो है उसकी आपकी -180 किलोजूल पर मोल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो यहाँ पर क्या होता है, आप नेगेटिव साइन को नहीं देखो, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी ही ज्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी और उतनी ही ज्यादा ईज होगी टू फॉर्म एन एनायन। तो यहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर क्या होता है
ये 180 आपको वैल्यू ज्यादा है। अगर आप नेगेटिव साइन को ऐसे कंसिडर करके रखोगे तब आपको लगेगा कि -70 तो ज्यादा एक बड़ी क्वांटिटी होती है एज कम्पेयर टू 180, बट हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन के मैग्नीट्यूड को ही बस देखना होता है। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है आपके पास क्या होती है, M2 की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू M1। इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ, जिसकी ज्यादा वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की उसकी ईज ऑफ फॉर्मिंग एन एनायन इज ग्रेटर। तो यहाँ पर M2 की M2's ease of forming anion is higher। तो यही सिग्निफिकेंस होता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी में हम देखते थे कि क्या होता था कि हमारा सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की साथ साथ हम उसके साइन को भी कंसिडर करते थे, हम सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं बताते थे। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सिग्निफिकेंस। तो इसके बाद अब हम देखने वाले हैं, ये हमने सिग्निफिकेंस की बात कर ली, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है आपकी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होगी, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सबसे पहला फैक्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले फैक्टर जो होगा हमारा साइज, या फिर आप और प्रिसाइज करके लिख लो इसको एटॉमिक साइज। तो जब आप साइज के बारे में बात करते हो तो चलिए हम एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है और ये एक एटम है। ये थोड़ा सा बड़ा ही मैंने ड्रॉ कर दिया है, इसको यहाँ पर आप ड्रॉ करो। ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका एटम है। इसी तरीके से ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका एटम है। ये आपका एक छोटू सा एक आपका एटम है और यहाँ इसके पास आपके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ये आपका एक मोटू सा इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास आ रहा है। अब आप बताओ, ये एक आपके पास छोटू सा एटम है और एक ये मोटू सा एटम है, ठीक है। तो अब ये जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो अब आप बताओ कि क्या होगा, कौन से वाले एटम में इलेक्ट्रॉन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। आप देखकर इजीली समझ सकते हो, जो छोटू वाला है इसमें क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस से ज्यादा पास होगा। ज्यादा पास होने की वजह से ये ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा न्यूक्लियस का एज कंपेयर टू दिस बड़े वाले साइज के कंपैरिजन में। तो क्या होता है, जितना ज्यादा आपका एटम का साइज छोटा होता है उतनी ही ज्यादा आपके पास ईज ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहां पर क्या होता है आपका, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम greater is the attraction felt by incoming electron। तो क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा और कितनी हमारी ईज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। और हमने अभी देखा सिग्निफिकेंस क्या है, ईज अगर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो साइज छोटा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रिलेशन निकल कर आता है, हमारे पास निकल कर आया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये हमारे पास यहाँ पर रिलेशन निकल कर आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। और ये हमने देखा कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम अपने सेकंड फैक्टर को डिस्कस करते हैं कि दूसरा फैक्टर हमारा क्या है। दूसरा फैक्टर है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये हमारा दूसरा फैक्टर है जिसको आप क्या कहते हो, Z इफेक्टिव आप कहते हो।
तो अब क्या होता है, जैसे आप इसी में ही देख लो अगर, कि यहाँ पर क्या होता है जब आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करते हो, तब जितना ज्यादा न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, न्यूक्लियर का चार्ज ज्यादा, और जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स फील होगा टू द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, और उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी। तो हमने क्या समझा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन attraction force filled by the outer electron and greater is the electron affinity। तो क्या निकल के आया, हमारे पास Z इफेक्टिव ज्यादा होता है तो हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन जो है वो भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू आती है वो भी ज्यादा होती है। तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हमारे पास जो Z इफेक्टिव है उसका हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन निकल कर आता है, और ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और Z इफेक्टिव का रिलेशन। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। अब ये दोनों फैक्टर्स से हमें समझ में आता है कि साइज जितना छोटा होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके बाकी के दूसरे फैक्टर्स पढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आप से मैं पूछती हूँ कि आप बताओ, एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। अब आपको बतानी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड, ऑक्सीजन नहीं, आप बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी ज्यादा होगी। फ्लोरीन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आपको बतानी है कि किसकी ज्यादा होगी। तो अभी हमने क्या हुआ कि हमने क्या किया कि इसके अभी दो फैक्टर्स को डिस्कस किया, हमने दो फैक्टर्स को डिस्कस किया, उससे हमें क्या समझ में आया कि क्या होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन ये डाउन द ग्रुप आने पर आपका क्या है, साइज जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, साइज इंक्रीज हो रहा है, और हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू यहाँ पर ऑलमोस्ट उतनी ज्यादा डिफरेंस में नहीं होती है। तो साइज के बेसिस पर आपने बताया क्या एक्सपेक्टेड होता है आपका, साइज के बेसिस पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या वैल्यू आप एक्सपेक्ट करते हो, साइज इसका ज्यादा, यहाँ पर क्लोरीन का साइज ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए, क्लोरीन की वैल्यू कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू फ्लोरीन। यही तो हमने अभी फैक्टर में पढ़ा कि साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी कम होगी, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड है। बट यहाँ पर ये ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है वो फ्लोरीन की ज्यादा ना हो करके आपका यहाँ पर उल्टा ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलता है। एक्चुअल में क्या होता है ना, यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू निकल कर आती है वो होती है करेक्ट, आपके पास जो वैल्यू निकल कर आती है वो होती है आपकी फ्लोरीन की कम होती है एज कंपेयर टू योर क्लोरीन। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ भाई, जबकि फ्लोरीन की तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज्यादा होती है, तो ऐसा क्यों हुआ। तो इसका रीजन ये होता है, आप यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए कि लेट अस सपोज कि ये है आपका फ्लोरीन, ये छोटा है और इसकी शेल जो है ये छोटी ही रही होगी, ठीक है, और क्लोरीन जो है आपका बड़े साइज का है, तो लेट अस सपोज कुछ इसका साइज इतना बड़ा है, ये तो इसका साइज मैंने तो कुछ गलत ही बना दिया, तो कुछ इस तरीके से आपका ये क्लोरीन का साइज है, ठीक है। अब क्या फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में ही आपके पास क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स 4 5 6 7, इसी तरीके से इसकी वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास क्या है, दोनों में ही बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये बाहर से आपका आ रहा है, यही तो बताएगा कि आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी। जब आप इसको देखोगे ध्यान से तो अब आप बताओ कि यहाँ पर इन दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है
उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपल्शन फील हो रहा होगा, फ्लोरीन में या क्लोरीन में। अब आप देखो ये जो फ्लोरीन है इसका साइज है बहुत छोटा, तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में जो शेल है वो बहुत पास में है, छोटी सी शेल है, और उसी छोटी शेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा ना उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील होगा एज कंपेयर टू दिस क्लोरीन। क्लोरीन का पास क्या है, ये इसकी 3p शेल होती है, तो ये इसका साइज काफी बड़ा होता है, और ये इसकी 2p शेल का साइज छोटा होता है। तो हमारे पास क्या होता है कि ये इस केस में हमारे पास क्लोरीन में क्या है, सॉरी फ्लोरीन में क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है। इसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी फ्लोरीन की कम हो जाती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो हम यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या देखा, रीजन में हम क्या लिखेंगे, यहां पर क्या होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन experiences greater electron repulsion, और whereas आपका whereas size of chlorine is larger, so it do not experience any repulsive force। तो इसी रीजन की वजह से आपके पास क्या होता है कि आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है ये आपकी फ्लोरीन की कम हो जाती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। और यहाँ पर आप नोट डालकर लिखेंगे, यहाँ पर आप नोट डाल लो, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन की पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आप लिखो क्लोरीन हैज highest electron affinity in the periodic table। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। अब हम 2 फैक्टर्स डिस्कस कर चुके थे, इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। 2 फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए थे ना, यहाँ पे ये देख लिया था हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तक। अब हम बात करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट जो हम पहले भी पढ़ते आए। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या आप समझते हो, हमें पता है कि इसमें हम क्या देखते हैं, ये आपका न्यूक्लियस होता है और ये बाहर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर आपके पास आपको इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की बात करनी है कि कौन सा इजीली आपका आ पाएगा। तो अब आप देखो कि यहाँ पर क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट में, अगर यहाँ पर आपकी स्क्रीनिंग इफेक्टिव होगी, यहाँ पर अगर आपकी स्क्रीनिंग क्या होगी, अगर आपकी स्क्रीनिंग इफेक्टिव होगी, मतलब इफेक्टिंग अच्छी होगी अगर स्क्रीनिंग, तो क्या होगा, इफेक्टिव स्क्रीनिंग होने से आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम लग रहा होगा। अट्रैक्टिव फोर्स कम लगने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील नहीं हो रहा होगा और उतना इजी नहीं होगा उसके लिए आ पाना। क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्टिव होने से अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्टिव फोर्स
बाहर जो होता है वो आपका कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के आने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है, और उसकी आने की ईज का कम होना मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कम हो जाना। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स कम होने की वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो भी आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो क्या देखा हमने, इसी तरीके से वाइस वर्सा जब आप लिखोगे, स्क्रीनिंग अगर आपकी पुअर है तो उस केस में आपके पास अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आने की ईज आपकी ज्यादा होगी, और आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो भी आपकी ज्यादा ही होती है। तो ये है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर कि आपकी स्क्रीनिंग इफेक्ट से किस तरीके से वेरी करती है। तो यहां पर स्क्रीनिंग अच्छी, यानी कि स्क्रीनिंग अच्छी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम, तो ओवरऑल हमने क्या रिलेशन निकल कर आता है, जो ओवरऑल जब आपने रिलेशन की बात करी तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। यहाँ पर आपके पास इनवर्स रिलेशन निकल कर आया। तो ये हो गया आपका तीसरा फैक्टर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, नंबर 4 हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, दो ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम केसेस देख के आए, एक हाफ फील्ड और एक फुली फील्ड। तो हमारे पास क्या है, दो ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक होता है आपका हाफ फील्ड और दूसरा होता है आपका फुली फील्ड। तो हमें पता है कि हाफ फील्ड और जो फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं दे आर द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर कोई चीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो वो बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो उसको बिल्कुल नहीं लेना चाहेगी। क्यों लेना चाहेगी ना भाई, वो तो ऑलरेडी स्टेबल है। तो ये क्या होते हैं, ये आपके मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये है आपके स्टेबल, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेंगे, जिस वजह से आपकी ईज ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है, या तो आपकी पॉजिटिव चली जाएगी, यानी कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है ऑलमोस्ट आपकी जीरो होती है, या फिर अगर आपको जबरदस्ती आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। जैसे आपका इसका एग्जाम्पल आप देखो, इसका एग्जाम्पल क्या होता है हमारे पास, एग्जाम्पल हमें पता है कि हमारी जो नोबल गैसेस होती हैं, है ना, नोबल गैसेस हैं हमारी, तो उसमें क्या है आपको पता है, जैसे अगर आप नियॉन की बात करो तो नियॉन का क्या होता है 1s2 2s2 और 2p6। तो यहाँ पर क्या है, पूरा फुली फील्ड है, तो इसको अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन देना होगा तो ये तो बिल्कुल भी रेडी टू एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि इसलिए तो ये क्या होती हैं, ये रेयर गैसेस होती हैं, बिल्कुल इनर्ट होती हैं, ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती हैं। तो ये होते हैं हमारे 4 फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए अबाउट अवर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू के बारे में। तो ये 4 फैक्टर्स को आपको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं, ये जो 4 फैक्टर्स हमने देखे, अब क्या है कि नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सक्सेसिव पढ़ी थी, इसी तरीके से अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम बात करेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करी थी, यहाँ पर भी हमें सेम ही तरीके से देखना होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब
एक एक करके आप इलेक्ट्रॉन आपका ऐड होता जा रहा है। तो क्या होता है, एक आपका मेटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, गैसियस फॉर्म में ही होता है, तो क्या बना आपका M माइनस गैसियस। ये आपकी हो जाती है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आपकी फर्स्ट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से जब आप एक और ऐड करोगे, इसी तरीके से आप ऐड करते जाओगे। अब M माइनस में जब आप ऐड करोगे एक और इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास क्या होगा, M2 माइनस का फॉर्मेशन होगा, और इसको आप कह दोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी सेकंड, ऐसे ही लिखते हैं ना। और फिर होगा आपके पास M-2 गैस में जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तब आपका बनेगा M3 माइनस। इसी तरीके से आपकी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती जाती है। ये होती है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर थर्ड। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपकी फर्स्ट वाली होती है, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो फर्स्ट होती है, ये इसकी वैल्यू आपके पास होती है, ये नेगेटिव आती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेना तो बड़ा आसान है भाई, आराम से उसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया और जो भी उसके पास डिस्टेबिलिटी आई उसने एनर्जी रिलीज कर दी और आगे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ गई। अब ये जो सेकेंड और आपके पास थर्ड जो होती है ना, ये दोनों केसेस में आपके पास क्या होता है, ये आपकी पॉजिटिव होती है। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि जब आप यहाँ पे M माइनस ऑलरेडी है, ये जो M माइनस होता है ना, इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है और उसमें आप एक और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो ऑलरेडी नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन डालने की वजह से आपके पास बहुत ही ज्यादा डिस्टेबिलिटी हो जाती है, यानी कि आपका वो लेना ही नहीं चाहेगा। ऑलरेडी इतना नेगेटिव चार्ज है, वो एक और इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा, तो अगर आपको देना है तो वही आपको जबरदस्ती देना पड़ता है। इसी वजह से आपके पास, और थर्ड में तो फिर आपके पास दो नेगेटिव चार्ज में आप दे रहे हो, तो इसी वजह से आपके पास क्या होती है, थर्ड और सेकंड वाले केस में आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आती है फॉर आयोनाइजेशन, फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये है हमारी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हमने बात करी। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, तो अभी हमने बात करी थी एक एग्जाम्पल की, फ्लोरीन और क्लोरीन की। तो अब हम एक और एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन देखते हैं। आप बताओ 16th ग्रुप जो होता है, 16th ग्रुप के लिए आपको बतानी है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होने वाली है। 16th ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या आप कह लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की आपके पास क्या वैल्यू रहने वाली है। तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि यहाँ पर आपके पास क्या रहने वाला है। इधर पे आप सिर्फ एक ही चीज लिख लो, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्यूशन में बात करोगे तो आपको देखना है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास ग्रुप 16 में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 16 किसका होता है, हमारे पास ऑक्सीजन की फैमिली का। तो सबसे पहले क्या ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सिल्यूरियम, देन टेलूरियम एंड देन पोलोनियम। तो ये होते हैं हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स। तो अब हमें जो भी हमने फैक्टर्स डिस्कस किए उसके बेसिस पर अब आप बताओ कि आपका क्या ट्रेंड आता है। यहाँ पर क्या होता है, चलो मैं ही इसको बता देती हूँ। क्या होता है कि इस केस में क्या एक्सपेक्ट करते हो आप, यहाँ पर आपकी यही एक्सपेक्टेशन होती है ना कि डाउन द ग्रुप आने पर आपका साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। और मैम साइज को इंक्रीज करने पर हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमारी डिक्रीज करती है। तो इसी हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप आने पर आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हमारी कुछ वैल्यू निकल के आनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप आपके पास ये वैल्यू इस तरीके से डिक्रीज होनी चाहिए, है ना। यही आपका एक्सपेक्टेड ट्रेंड है, बट ये तो नहीं होता है, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं, है ना।
ये तो हमारा नहीं होता है। तो क्या आता है आपके पास? आपके पास क्या आता है यहाँ पर? आपके पास करेक्ट जो आपके पास ट्रेंड आता है, यहाँ पर क्या होता है, सेम उसी तरीके से होता है जैसा हमने फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में पढ़ा था। यहाँ पर ये जो होता है ऑक्सीजन और सल्फर, यहाँ इन दोनों में क्या होता है, ऑक्सीजन का साइज जो है, जैसे फ्लोरीन का था साइज छोटा हो गया था, इसी तरीके से ऑक्सीजन में यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन का साइज हो जाता है छोटा, और छोटे साइज होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें आने की टेंडेंसी हो जाती है कम, क्योंकि उसमें आपको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील होता है। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के पास बहुत ही ज्यादा रिपल्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर तो आपका ज्यादा ही रहेगा, ऑक्सीजन की आपके सबसे कम हो जाती है। तो ऑर्डर क्या आता है आपके पास, कुछ इस तरीके से आपके पास ऑर्डर इसका आ जाता है। यहाँ पे हमने इसका कुछ उल्टा लिख दिया क्या? इधर पे क्या था, ये हमारा टेलोरियम था, ये पोलोनियम था, और इसी तरीके से इधर पर जब आप बात करोगे तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, ये सिलोरियम, देन आपके पास टेलोरियम और देन पोलोनियम, और लास्ट में आपके पास आ जाता है ऑक्सीजन। तो इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया आपके पास ऑक्सीजन के छोटे साइज होने की वजह से। ये है आपके पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये क्या हुआ हमारे पास साइज में इतना ज्यादा, सेम इसका भी हम रीजन लिखेंगे, रीजन की बात हो अगर, रीजन का वही होगा हमारे पास जैसे हमारे पास सेम उस केस में रीजन हुआ था, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन देयर इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन repulsion and ease of electron addition decreases। है कि भाई साइज छोटा होना जरूरी होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ज्यादा होने के लिए, बट किसी भी चीज का एक्सेस अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर हुआ क्या, ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा हो गया। अब आपको भी जैसे रियल लाइफ के एग्जांपल से भी आपको पता है कि किसी भी चीज की एक्सेस अच्छी नहीं होती, तो इसको भी ये समझ रहे हैं साइज छोटा होना चाहिए, पर इतना भी छोटा मत हो जाओ कि तुम खुद का ही नुकसान कर लो और तुम लास्ट में ऑर्डर में पहुंच गए। तो यही हमारा रीजन होता है कि हमारे पास ये ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ यही दो ही एग्जाम्पल थे जहाँ पे हमें एक्सेप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, एक ये हमारा ग्रुप 16 का हो गया और दूसरा वो फ्लोरीन और क्लोरीन का जो हमने केस पढ़ा था। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये वाले क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। एक बात और आप यहाँ पर नोट डाल के लिख लीजिए, यहाँ पर आप नोट डालो, नोट में आप क्या लिखोगे कि जब हम जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के जब आप बात करते हो तब उस केस में आप नेगेटिव साइन, यानी कि आप साइन को कंसिडर करके बताते हो कि वैल्यू ज्यादा है या कम है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब आप देखते हो तब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हो। तो वाइल नोट में आप क्या लिखोगे, जब चेक करते हो, वी चेक ओनली साइन, ओनली मैग्नीट्यूड in case of electron affinity, while we consider sign in case of electron gain enthalpy। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये नोट आपको ध्यान में रखना है। इसको आप समझने के लिए एक आपको मैं क्वेश्चन कराती हूँ। तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन को देखेंगे
उसमें आपको बताना है, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच का डिफरेंस। वही आपका ग्रुप 16 है, ठीक है। ये आपके एलिमेंट हैं सिल्वरियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। और यहाँ पर मैंने आपको वैल्यू देती हूँ, मैं यहाँ पर आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी की, इसकी आप वैल्यूज लिखो कि लेट अस सपोज कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की आपके पास वैल्यू है, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये मैं आपको वैल्यूज देती हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मोल। तो इसकी वैल्यू है आपकी -144, इसकी आपके पास अराउंड -200, ये आपकी कुछ इधर पे लाई कर रही है और ये आपकी है -190 और ये -174। ये मैंने आपको कुछ डेटा दे रखा है। अब आपको बताना है, अब यहाँ पर आपको बताना है, ये क्वेश्चन है कि आप बताओ ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब आपसे मैंने पूछा है इस डेटा के बेसिस पे कि आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ। तो लास्टली मैंने आपको यहाँ पर नोट में लिखवाया था कि जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हो तब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हो, और दूसरा क्या है कि जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हो तब आप साइन भी कंसिडर करते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ। यहाँ पर जब आप सॉल्यूशन करोगे इसका तो सबसे पहले हमें बताना है कि चलो हम पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जब हम ऑर्डर लिखते हैं तब क्या होता है, जब आप देखोगे हमने बात करी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमें साइन नहीं देखना है, हमें वी ओनली चेक मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड ही देखना है। तो सबसे ज्यादा किसका है आपके पास, यहाँ पे है कुछ सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड, तो आपका सल्फर का सबसे ज्यादा है। फिर सल्फर के बाद आपके पास किसका है -195, तो क्या ऑर्डर निकल कर आता है, फिर आपके पास आएगा टेलोरियम का और फिर आपके पास आएगा पोलोनियम का और सबसे कम है आपके पास ऑक्सीजन का। ये है आपके पास ऑर्डर निकल कर आता है किस चीज का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ठीक है। ये आपके पास ऑर्डर निकल कर आया फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसी तरीके से जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तो हमें यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर साइन को भी कंसीडर करना है ना, साइन कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पर जब आप बात करोगे तो आप साइन के बेसिस पर बताओ कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है और कौन सी वैल्यू आपकी कम रहने वाली है। तो माइनस के साइन में अब आप जब देखोगे तो ये यहाँ पर आपके पास -144 जो है ये आपकी ग्रेटेस्ट होगी, क्योंकि अब हम साइन को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद जब आप देखोगे 144 के बाद आपके पास इसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो फिर आपके पास आ गया पोलोनियम, फिर आप जब ऑर्डर देखोगे तब आपके पास आता है टेलोरियम और फिर आपके पास आता है सीलियम और फिर लास्ट में आपके पास आता है सल्फर। तो ये ऑर्डर कुछ आपका निकल कर आ जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर। तो अब आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तो हमारे पास वही सेम ट्रेंड निकल कर आया ना जो हमने यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, यही है ना, सेम वही निकल कर ही आया है, सल्फर का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का सबसे कम। तो अगर आप यहाँ पर इन दोनों ऑर्डर्स को ध्यान से देखोगे ना तो क्या है कि ये जो ऑर्डर है आपका ये जस्ट अपोजिट है इस ऑर्डर से, है ना। क्या है यहाँ पर आप देखोगे जस्ट अपोजिट दोनों का ऑर्डर निकल कर आया है। इन दोनों से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, यहाँ पर हम एक यहाँ इन दोनों पॉइंट से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या हुआ हमारा, जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है या फिर आप कह लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है ना
वो आपकी नेगेटिव होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। या इसको ऐसे ना लिख करके इस तरीके से लिखो आप सिंपल कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये आपके पास यहाँ से ये कंक्लूजन निकल कर आता है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में सारी की सारी बातें। तो अब ये वाली चीजें हमने अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में।